कैसे हैं सब लोग? तो आई एम वेरी मच श्योर आप सब लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस से रिलेटेड काफ़ी सारा डिस्कशन हमने कर लिया। कुछ फॉर्मूले डिराइव किए, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए। तो कहानी को आगे बढ़ाते आज बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस को हम स्टार्ट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो रे ऑप्टिक्स में हर जगह आपके काम आने वाला है। भले आप मिरर्स पढ़ रहे हो, लेंस पढ़ रहे हो, स्फेरिकल सरफेस पढ़ रहे हो, ये चीज़ हर जगह काम आने वाली है। वो क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की वजह से आपकी पूरी मेहनत कभी कभी न्यूमेरिकल में गड़बड़ा जाती है, क्योंकि आप साइन गलत ले लेते हैं। चीज़ बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की चीज़ है, बहुत ज़रूरी। एक जरा सा प्लस माइनस की वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए इसको अच्छे से एक बार अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन का क्या रूल्स है। एक साइन कन्वेंशन आपको पहले छोटी क्लासेस में बताया होगा, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, एक्स वाई के हिसाब से, है ना, कि अगर ये आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये साइन कन्वेंशन छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इधर वाला जो है वो प्लस में लेंगे, इधर माइनस में लेंगे, ऐसे ही इधर पॉजिटिव वाई में इधर पॉजिटिव लेंगे और इधर नेगेटिव लेंगे। आप इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। एक साइन कन्वेंशन और है जिसको मैं फॉलो करूंगा अपने डिस्कशन में। नथिंग रॉन्ग विद दिस साइन कन्वेंशन, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, आपको अगर ये आता है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, फाइन इनफ। एक और मैं बता देता हूं, अगर वो वाला अच्छा लगे तो उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है, उसके स्टेटमेंट्स में पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। ठीक है, सो लेट्स सी। तो देखिए, ये भी एक साइन कन्वेंशन का तरीका है। मैंने सारे स्टेटमेंट्स लिख दिए। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, सुनने में जितना आसान है उतना ही आसान यूज करने में भी है, लेकिन थोड़ा समझना है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल से मतलब है कि जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया, मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल साइन कन्वेंशन समझा रहा हूँ, तो देख लीजिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, इस तरफ एक मीडियम है, इस तरफ कोई दूसरा मीडियम है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट गई, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आई, और इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, ये सब बातें हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाएंगे तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। बहुत सिंपल सी बात है, बट मैं क्योंकि डिस्कशन चल रहा है तो मैं एक रिमाइंडर आपको दे दे रहा हूँ। तो स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रे ऑप्टिक्स में हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को v से करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें समझना क्या है। बात तो बड़ी आसान है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, फाइन। लेकिन बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जब आप डिस्टेंस मेजर करने लगें तो आपका जो पेन है वो पोल पे होना चाहिए। जैसे मैं अपना पेन पोल पे रखूं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करूं, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मैं ऐसे जाऊंगा, या अगर मुझे इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है तो पेन को पोल पे रखूंगा, तब इमेज की तरफ जाऊंगा। इस बात को ध्यान रखेंगे तो बी और सी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि वो कह रहे हैं डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव। जो डिस्टेंस आप लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे होंगे वो प्लस में, एंड डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो नेगेटिव। तो अब आप देखिए ये कैसे काम करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो अपना पेन पोल पे रखिए और अब आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाइए। तो जब आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो यानी आप इधर को जाएंगे, लेफ्ट को, और इस रे डायग्राम में लाइट इधर जा रही है।
है ना। इस डायग्राम में लाइट का डायरेक्शन ये है, लाइट इधर जा रही है, और जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस में आएगा, ये मतलब है। इसी तरह से अगर आपने इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, मान लीजिए ये इमेज है, तो आपने पेन रखा पोल पे, अब आप इमेज की तरफ जाएंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो नाउ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको आप प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो v है ये भी प्लस में आएगा, और जो r है वो भी प्लस में आएगा इस रे डायग्राम में। तो जब मैं c की तरफ जाऊंगा तब भी डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहा हूँ, और जब मैं I की तरफ जाऊंगा तब भी मैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाऊंगा, तो ये दोनों डिस्टेंस प्लस में, जबकि ये वाली माइनस में। सिंपल। तो पहला पॉइंट की इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज हम कहें साहब, अगर हम इसको सीधा रफली ऐसे देखें कि ठीक है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँ या यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, डिस्टेंस तो सेम ही रहना है। आप O से P तक का डिस्टेंस ले लो या P से O तक का ले लो, बात क्या, फर्क तो कुछ नहीं है। लेकिन प्लस माइनस के साइन के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पोल, ये बात है। बाकी डी और ई पॉइंट तो वही है जो आपका पुराना साइन कन्वेंशन था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डिस्टेंस प्लस में और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली माइनस में। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, इसको ध्यान रखिए। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो फिर स्ट्रिक्टली इसी को ही फॉलो करें। और जो पहले वाला है या छोटी क्लास में आपने जो देखा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस प्लस में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस माइनस में, ऐसे ही पॉजिटिव वाई की प्लस में, नेगेटिव वाई की माइनस में, आप चाहें तो उसको फॉलो कर लें, ठीक है। लेकिन साइन कन्वेंशन दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और सही रहना चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। तो हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेस है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक। हालांकि ये स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है, ऐसे ही वो भी कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है। लेकिन लाइट अगर इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो ये सरफेस कॉनकेव मानी जाएगी। इधर से ये कॉनकेव है और इधर से यही सरफेस कॉन्वेक्स है। अगर लाइट मान लो ऐसे आ रही होती तो ये कॉन्वेक्स मानी जाती, और लाइट इधर से आ रही है तो कॉनकेव। तो इस हिसाब से मैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लिखा है। तो मान लीजिए लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, कोई जरूरी नहीं कि लाइट लेफ्ट टू राइट ही जाएगी, राइट टू लेफ्ट भी जा सकती है, पर मान लीजिए अगर लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है तो फिर ये कॉनकेव और वो कॉन्वेक्स, ठीक है। इस सरफेस का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या इसको हम पोल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पोल, ठीक है। और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, का मतलब अगर मैं इसके कर्वेचर को ऐसे कंप्लीट कर दूं जो कि एक स्फेयर होगा, तो ये इस स्फेयर का सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। और ऐसा ही यहाँ कि ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, क्योंकि जब आप कर्वेचर कंप्लीट करेंगे तो सेंटर इधर आएगा, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये भी बात हो गई क्लियर हमारी। अब एक एक करके इन सरफेसेस से हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, राइट। बेसिक्स को फॉलो करेंगे। क्या बेसिक्स हैं हमारे? रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल सी कंसेप्ट है, इसी को फॉलो करना है। प्लेन सरफेस है तब भी, स्फेरिकल सरफेस है तब भी। तो लेट अस स्टार्ट विद वन स्फेरिकल सरफेस, राइट। आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट कर लीजिए। हालांकि इसमें नोट करने वाला जैसा कोई बहुत कुछ है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स सरफेस से, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्वेक्स सरफेस है। इस ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर वाले का μ2, और ये मीडियम जो है वो रेयरर है और ये वाला जो है वो डेंसर है। अभी आप μ1 μ2 की बात भी मत करें क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है इस डिस्कशन में। तो मान लीजिए इधर रेयरर है उधर डेंसर है, और ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में रखा है।
ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में, और जो इमेज होगी वो कैसी होगी वो देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम एक लाइट रे ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक लाइट हमने ली। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो लाइट सीधा इसी को फॉलो करती। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जब तक कि मीडियम नहीं बदलता है। तो मीडियम बदल गया, तो क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। तो ये लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, मान लीजिए ऐसे। तो अब आप देखो, अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, ये एक लाइट ये ले लेते हैं और देखने वाला मान लो यहां से देख रहा है अगर, ठीक है, ये अगर ऑब्जर्वर की आई है तो उसको लगेगा यहां से आ रही है लाइट। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज बन रही है। इसी का दूसरा केस देखते हैं कि मान लीजिए फिर से ये आपकी कॉन्वेक्स सरफेस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी प्रिंसिपल एक्सिस में ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से एक लाइट ले लेते हैं, एक लाइट ये हो गई, ये सीधा जाएगी। नॉर्मल बनाते हैं, तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन। अब ये फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब ये बेंड हुई, मान लीजिए लाइट ऐसे, ये देखो फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल ही आई है। यहां भी टुवर्ड्स द नॉर्मल आई थी, ये देखिए यहां भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई थी, यहां भी हुई है, लेकिन यहां पे बेंडिंग ज्यादा हुई है। तो आपकी जो इमेज बन रही है इधर बन रही है। कैसी इमेज है? रियल। ये रियल इमेज है। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट डेंसर में जा रही है, तो रेयर टू डेंसर के केस में वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है, दोनों बन सकती है। ये मैं कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? रेयर में, और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कहां जा रही है? डेंसर में। तो इस केस में वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेजेस बन सकती हैं। डायग्राम आपके सामने है। अब दूसरा केस लेते हैं, इसका उल्टा, तो देखें क्या होता है। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल और सेंटर ऑफ, इधर इस बार डेंसर मीडियम है, यानी ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में रखा हुआ है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कहाँ जाने वाली है? रेयर में। तो फिर से अगर मैं एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लूँ तो सीधा जाएगी। एक लाइट और ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। अब क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, तो ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई लाइट, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे अगर आप, तो ऐसा लगेगा यहां से आ रही है। कैसी इमेज बनी? वर्चुअल। और इस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल ही होगी, इसमें रियल नहीं बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में रखा है और लाइट रेयर मीडियम में जाने वाली है, कॉन्वेक्स सरफेस की बात अगर हो रही है, तो फिर वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ये ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो कोई सा केस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉनकेव सरफेस की, कि कॉनकेव में क्या होगा। सो लेट्स सी। तो देखिए, अब ये है कॉनकेव सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका रेयर में रखा है और लाइट जाने वाली है डेंसर में। तो देखते हैं कि कैसे रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो फिर से एक रे में प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लेगी तो स्ट्रेट जाएगी। दूसरी रे में ये ले लेता हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा डेफिनेटली, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है,
लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन अब रिफ्रैक्शन होगा, तो अब क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, ये है नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट आएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट आएगी, ये देखिए ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ इमेज बनेगी, और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज है, और इस केस में वर्चुअल ही बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। तो एक बार फिर मैं बता दूं, कॉनकेव सरफेस, सॉरी यहाँ पे कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम, तो कॉनकेव सरफेस की बात अगर हो रही है और ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट डेंसर मीडियम में जाने वाली है, तो रियल इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। तो देखिए फिर से कॉनकेव सरफेस है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस बार ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में रखा हुआ है और इधर रेयर मीडियम है, यानी लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद रेयर में जाने वाली है। तो देखते हैं क्या होगा। तो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट जाएगी, दूसरी लाइट रे मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया नॉर्मल, सॉरी ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सो दिस इज द नॉर्मल। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, लाइट को ऐसे जाना था। अब लाइट क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, ये नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट गई रिफ्लेक्ट होने के बाद। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, तो ये वर्चुअल बन रही है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस लेते हैं। तो फिर से मान लीजिए ये आपकी कॉनकेव सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ऑब्जेक्ट, फिर से ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, सॉरी, और लाइट जाने वाली है रेयर में। अब देखते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाइट सीधा निकल गई, एक लाइट मैंने और ली, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, ठीक है। अब नॉर्मल बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो ये नॉर्मल हो गया। लाइट क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, है ना, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, ये नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो लाइट ऐसे भी जा सकती है, ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, तो कैसी इमेज बन रही है, रियल, यानी इस केस में दोनों तरह की इमेज बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है। तो इन केसेस को ध्यान रखिएगा। हालांकि फॉर्मूला हम एक ही डिराइव करने वाले हैं, वो फॉर्मूला अभी तक हमने कितने केसेस कर लिए, वैसे अगर आप देखें तो 6, 3 केसेस डिस्कस कर लिए हमने कॉन्वेक्स के लिए और 3 डिस्कस कर लिए कॉनकेव के लिए, तो ऑल टुगेदर कितने केसेस हो गए, 6। फॉर्मूला एक ही होगा, सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, रेयर टू डेंसर हो, डेंसर टू रेयर हो, फॉर्मूला इज 1, लेकिन केसेस इतने सारे बनेंगे, रे डायग्राम बदल जाएगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो अब फटाफट फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा इसको, राइट। सो लेट अस डिराइव द फॉर्मूला। तो देखिए, तो मैंने एक कॉन्वेक्स सरफेस ली है, ठीक है, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इधर वाला मीडियम डेंसर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और इधर वाला मीडियम रेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। अब μ1 μ2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो इन्हीं के टर्म्स में आएगा। रे डायग्राम बनाते हैं। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट जाएगी। आप बार बार सोच रहे होंगे, हालांकि छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा है आपने, रिमाइंडर दे देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है का मतलब इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0, तो ये स्ट्रेट जा रही है, इसलिए जा रही है। एक रे और लेते हैं, तो ये हमने एक रे ली, यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो ये नॉर्मल हो गया। अब अगर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। रे डायग्राम में बनाते समय 2 बातें ध्यान रखिएगा, डायग्राम और ड्राइंग में डिफरेंस होता है।
ये रे डायग्राम है, साइंटिफिक डायग्राम है। ये ड्राइंग में और डायग्राम में बड़ा फर्क है, तो इसको सिस्टमेटिकली बनाइए, ठीक है। जैसे इंसिडेंट रे है, फिर आपने नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एरो लगाएंगे। रे डायग्राम में एरो लगाना न भूलें, बिना एरो के ये लाइन मानी जाएगी, रे नहीं, तो इसलिए एरो लगाना ना भूलें। रे का मतलब ही होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप खाली लाइन बना दूं, मैं इसको ऐसे बना दूं, तो क्या पता लाइट किधर जा रही। इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 12th में ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रे डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन क्लास 12th में बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। तो सिस्टमेटिकली बनाइए इसको। तो अब देखिए ये लाइट गई, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये जा रही है रेयर टू डेंसर, तो ये किधर को जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, ऐसे जाना था लाइट को, लेकिन अब क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट ये आई, मान लीजिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बनी इमेज, ये इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी, रियल। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये डिस्टेंसेस हो गई। साइन कन्वेंशन लगाऊं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये है पोल। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, तो जब मैं c और i का डिस्टेंस लूंगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहा होगा, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लूंगा तो माइनस में। और एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, मान लीजिए ये पॉइंट m और ये m डैश, और इस परपेंडिकुलर की हाइट मान लीजिए h। बस कुछ एंगल्स ले लेता हूँ, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल आपका गामा है, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, ये नॉर्मल था, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया r। बस अब फटाफट से डेरिवेशन की अप्रोच समझ लीजिए कि करना क्या है। हमको सबसे पहले स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये देखो, हमने पढ़ा है म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। म्यू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसमें म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम में लाइट नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो थीटा। मैं फिर बता रहा हूं, हालांकि ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं सारे वीडियोस देखा करिए, लेकिन यहां पर काम चलाने के लिए मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं। इसमें क्या होता है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और थीटा क्या है कि जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है। तो अब मैं इसको यहां अप्लाई करूं अगर, तो देखो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और इस मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, I, तो ये होगा μ1 sin I इक्वल टू, अब इस मीडियम में आ जाते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और इस मीडियम में लाइट नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, R, तो ये हो जाएगा μ2 इंटू साइन R। ठीक, अब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ I एंड R, I और R की स्मॉल वैल्यूज के लिए आपने पढ़ा होगा दो तरह की लाइट रेज होती हैं, एक तो होती है पैराक्सियल और एक होती है मार्जिनल। पैराक्सियल रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है, और मार्जिनल वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होती हैं। जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं पैराक्सियल रेज के को लेके बनाते हैं, मार्जिनल को लेके नहीं बनाते, और हम हमेशा स्मॉल स्फेरिकल सरफेस को लेते हैं, इसीलिए स्मॉल स्फेरिकल सरफेस। तो अगर ये स्फेरिकल सरफेस बहुत छोटी है, ठीक है, रे डायग्राम के लिए इतनी बड़ी सरफेस हमने बनाई है, बट स्मॉल स्फेरिकल सरफेस अगर हम लें तो उसके लिए I और R की वैल्यू बहुत कम होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत कम होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत कम होगा। आप ऐसे देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लाइट जा रही है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 0।
जब आप इधर को बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, राइट। अब ये जितनी बड़ी सरफेस होगी यहाँ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ कम, यहाँ थोड़ा और कम और कम और कम, और यहाँ कितना, 0। तो अगर ये स्फेरिकल सरफेस छोटी सी है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके अलोंग जो लाइट जा रही है उसके लिए आई 0 है, तो यहाँ पर भी अगर मैं एक लाइट लूँगा तो इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा ही आएगा, बहुत कम आएगा। इसलिए आई और आर जो है वो हम स्मॉल लेके चल रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल स्मॉल है तो जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं। व्हेनेवर एंगल इज स्मॉल साइन थीटा कैन बी रिप्लेस विद थीटा। तो यहाँ भी मैं साइन आई की जगह आई और साइन आर को आर लिख लूँ तो ये हो जाएगा μ1 इंटू आई इक्वल्स टू μ2 इंटू आर, ये हो गया। अब यहाँ से हमको अपना काम शुरू करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था, देखिए रे ऑप्टिक्स में मेन फॉर्मूला एक ही है, स्नेल्स लॉ, यही है स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ ही है, लिखने का तरीका फर्क है। आपने साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू पढ़ा होगा, ये वही है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हमारा मेन फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूले आप डिराइव करेंगे यहीं से करेंगे, इसी से। तो यहाँ भी हमने इसी से शुरू किया, तो ये फॉर्म आ गई, देखिए हमारे पास μ1 आई μ2 आर। अब मैं आपको डेरिवेशन की अप्रोच बताता हूँ, आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। करना ये है आई और आर की वैल्यूज, आई और आर की वैल्यूज अल्फा बीटा गामा में फाइंड करनी है आपने, ठीक है। ये एंगल आपका गामा है, ठीक। तो आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा में फाइंड करनी है। कैसे करनी है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आपने इनके टर्म्स में फाइंड करनी है। ये हमारी अप्रोच रहेगी डेरिवेशन की। अब आप जब देखेंगे डेरिवेशन तो समझ में आएगा। मैंने 2 स्टेप बताए, पहला स्टेप तो ये है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, डेरिवेशन का ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा में फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो मैं कर देता हूँ। तो देखिए अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल, OMC, OMC, ये इसके इंटीरियर एंगल है, अल्फा एंड गामा इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है आई। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई। एक रिजल्ट आया, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। और ऐसे ही अगर आप देखें ट्राइंगल IMO, IMC, सॉरी नॉट O, IMC, पहला वाला था OMC ऑब्जेक्ट के साथ वाला आ गया, और दूसरा इमेज के साथ वाला आ गया IMC। तो ये है आपका IMC, देखिए IMC, इसके इंटीरियर एंगल देखिए R और बीटा, और एक्सटीरियर क्या है, गामा। तो आप लिखेंगे R प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। गामा और R को थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक जैसे दिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये R है वो गामा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको R भी मिल जाएगा, कितना होगा, गामा माइनस बीटा। तो इसको नंबर 2 ना करके इसको नंबर 2 कर देते हैं, ये। तो देखो I की वैल्यू और R की वैल्यू अल्फा बीटा गामा में आ गई। ये है आपका स्टेप नंबर 2। अब I और R की वैल्यू जहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। देखें ये रिजल्ट्स जो आए हैं I और R के, वो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, μ1 इंटू आई मतलब अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2 इंटू आर मतलब गामा माइनस बीटा। ये आ गया। अल्फा बीटा एक साइड कर लीजिए, गामा एक साइड कर लीजिए, आपको आसानी होगी। बाद में कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है, चाहे तो कर लें, ना चाहे तो ना करें। तो अल्फा बीटा एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आएगा μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा, क्योंकि जब माइनस μ2 बीटा इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, और ये μ1 इंटू गामा को उधर शिफ्ट कर दूं तो गामा कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। आई होप इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये कुछ नहीं करना है, आई और आर की वैल्यू रिप्लेस की, अल्फा बीटा एक तरफ कर दिया, गामा दूसरी साइड चला गया, ये रिजल्ट आया। ये हो गया स्टेप नंबर 3। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4।
फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज यू वी और आर में फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर डायग्राम आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, मैं अगर थोड़ी सी जगह बना के यहां पर लिखने की कोशिश करूं तो आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो दिख रहा होगा आपको ट्राइंगल ओ एम एम डैश, ये देखिए ओ एम एम डैश। इसी के साथ दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है सी एम एम डैश, ये देखिए सी एम एम डैश। और तीसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है आई एम एम डैश, आई एम एम डैश। ये 3 ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा तो यहां लिख देता हूं, ये 3 ट्राइंगल है। अब आप देखो, इसमें अगर tan अल्फा ले लूं, पहले वाले में ओ एम एम डैश में अगर मैं ले लूं tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, h अपॉन दिस, यानी ओ एम डैश, h अपॉन ओ एम डैश, ये आएगा h अपॉन, अच्छा ये जो ओ एम डैश है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओ पी। एम डैश और पी आर वेरी क्लोज फॉर अ स्मॉल स्फेरिकल सरफेस। ये देखो, ये छोटी स्फेरिकल सरफेस मैंने बनाई है, इस स्फेरिकल सरफेस के हिसाब से एम पॉइंट ये है, ये एम है, और जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एम डैश यहां आएगा विच इज वेरी क्लोज टू पी, ये पी है। थोड़ा जूम करके देखना, साफ साफ दिखेगा आपको। स्मॉल स्फेरिकल सरफेस के लिए एम डैश इज वेरी क्लोज टू पी, तो ओ एम डैश को मैं माइनस यू लिख लूंगा, हालांकि माइनस यू ओ पी है, माइनस यू क्या है, ओ पी या पी ओ, लेकिन मैं पी को एम डैश के इक्विवेलेंट मान रहा हूं, मतलब एक ही पोजीशन में मान रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस यू। इसी तरह से इस ट्राइंगल में अगर मैं tan बीटा ले लूं, आई एम एम डैश में अगर tan बीटा ले लूं तो h अपॉन दिस, और ये कितना हो जाएगा v, अगेन एम डैश को p से रिप्लेस कर दूंगा, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, तो ये आएगा h अपॉन v। और इस ट्राइंगल में अगर मैं tan गामा ले लूं तो ये आएगा h अपॉन r, ये देखिए tan गामा h अपॉन r। हो गया, सारे हो गए। ठीक है, तो अब ये सब आ गया। अब आप कह रहे हैं ये आई और आर स्मॉल एंगल्स हैं, शुरू में ही हमने कहा था आई एंड आर आर स्मॉल एंगल, तो अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल होंगे फिर। और जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा को भी क्या लिख लेते हैं, थीटा, है ना। अगर एंगल स्मॉल है तो हम tan थीटा को भी क्या लिख लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे tan गामा को अगर गामा ले लूँ, tan बीटा को बीटा ले लूँ, tan अल्फा को अल्फा ले लूँ, तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मेरे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ आर यू वी एंड यू। बस इनको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, इतना काम करना है। अगर आपको ये चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आई होप अब तो दिख रही होगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, μ1 इंटू एल्फा का मतलब h अपॉन माइनस यू, प्लस μ2 इंटू बीटा का मतलब h अपॉन वी, फिर राइट हैंड साइड में गामा मतलब h अपॉन आर इंटू μ2 माइनस μ1। क्या आया, h कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये रिजल्ट आया आपका स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी केस में किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉनकेव के लिए भी एप्लीकेबल है, ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है तब भी, डेंसर में रखा है तब भी, सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल है। कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, बस रे डायग्राम जरूर बदल जाएगा, और रे डायग्राम बनाना अगर आपको आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच यही रहेगी, केस कोई सा हो।
पहला स्टेप ये तो हर बार एक ऐसे ही आएगा, आप कोई सा केस ले लीजिए। आई और आर की जब वैल्यूज फाइंड करेंगे अल्फा बीटा गामा में, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। बाकी स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 विल रिमेन सेम, एक जैसा होगा, कोई सा केस कर लीजिएगा, राइट। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है। मैंने थोड़ा सा इसकी समरी बना दी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन आपको होगा म्यू 1 म्यू 2 में, बाकी यू और वी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वी क्या है इमेज का डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंसेस पोल से लेंगे आप डेफिनेटली। और आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ भी ध्यान से सुनिए, म्यू 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। जहां इंसिडेंट रे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, और जहां रिफ्रैक्टेड रे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। तो म्यू 1 म्यू 2 ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे जहां है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड रे जहां है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाकी ये तो क्लियर है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़े से। तो देखो एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है। ये एक स्फेयर है, ग्लास का स्फेयर है मान लीजिए, या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्फेयर है, कोई जरूरी नहीं ग्लास, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इस स्फेयर का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और लाइट देख रहे हैं आप इस पे आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रेज आती हैं तो कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से, यानी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे मान लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू बताओ, यानी इस स्फेयर का जो मीडियम है, राइट, या इसका जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताइए म्यू। और कंडीशन क्या है कि सो दैट ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज एट बी, यानी ये लाइट जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ मीडियम बदलेगा तो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी लाइट रेज बी पे आनी चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर आनी है। तो कह रहे बताओ म्यू बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, इंसिडेंट रे ये है, तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये, रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये, तो म्यू 1 म्यू 2 पता चल गया। तो म्यू 2 की जगह क्या लिखूंगा, म्यू। अब ये यहां कन्वर्ज हो रही है। अच्छा देखो एक बात मैं थोड़ा सा स्लिप करा, तो देखिए लाइट आ रही है, तो लाइट इस सरफेस पे आ रही है, यानी ये वाली स्फेरिकल सरफेस हमें कंसीडर करनी है, ये वाली नहीं, ये स्फेरिकल सरफेस। और अगर इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पोल भी इसी का, तो ये इसका पोल है। पोल की जरूरत आप जानते हैं, पोल की इंपॉर्टेंस आपको पता है, सारी डिस्टेंसेस पोल से ही ली जाती हैं। तो पहले स्फेरिकल सरफेस डिसाइड होगी, फिर पोल डिसाइड होगा। तो लाइट रेज आपकी ऐसे आ रही हैं, इस सरफेस को हिट कर रही हैं, तो हमारे ये वाली स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे बात होगी, और ये इसका पोल है, सारी डिस्टेंसेस यहाँ से ली जाएगी, तो उसके हिसाब से हम बात करें। तो देखिए इंसिडेंट रे का मीडियम कितना है, 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का 1, और रिफ्रैक्टेड रे वाले का म्यू, तो म्यू 2 की जगह म्यू आया। अब इमेज का डिस्टेंस मुझे मालूम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 20, साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। पोल से जब बी की तरफ जाओगे तो लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो प्लस में, तो ये तो हो गया म्यू 2 अपॉन बी माइनस म्यू 1 कितना था 1, यू कितना है इनफाइनाइट, जरूरत नहीं है, लेकिन राइट साइड में क्या है म्यू 2 माइनस म्यू 1, यानी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 10, और आर भी प्लस में आएगा क्योंकि देखो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, जब पोल से इधर आओगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्लस पे आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा म्यू अपॉन 20 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन 10, 10 से ये 2 हो गया, तो ये हो गया म्यू इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 2, तो म्यू इक्वल्स टू 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मीडियम का, सिंपल।
ठीक है, और देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है, ये एक स्फेयर है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है, ग्लास का मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, रेडियस कितना दे रखा है 10, राइट। बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एक ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर से, ये इस स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। ऑब्जर्वर का डिस्टेंस यहाँ से कितना दे रहा है 30, ठीक है। तो आपसे कह रहे बताओ ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा। अब ये स्फेरिकल सरफेस है, आप ये मान के चलिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट इधर भी जा रही होगी, इधर भी आ रही होगी, हर तरफ जा रही होगी लाइट, हर डायरेक्शन में। हम इंटरेस्टेड हैं उन लाइट रेज में जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही हैं, और ऑब्जर्वर की तरफ लाइट जब इधर को आएंगी तो ये वाली सरफेस काउंट होगी। अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होता, इनफैक्ट इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप इसको ट्राई करना कि अगर ऑब्जर्वर उधर से देख रहा होता तो क्या होता, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लेते। तो ऑब्जर्वर इधर, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दोज लाइट रेज जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, यानी इस सरफेस की बात होनी है। अब अगर इस सरफेस की बात होनी है तो पोल ये माना जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ पोल की इंपॉर्टेंस, क्योंकि डिस्टेंसेस वहीं से लेनी है आपने, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका रखा है स्फीयर के अंदर, तो लाइट यहां से चलेगी और इधर आएगी, यानी इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये है और रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये है। μ1 μ2 ध्यान रखिए, μ1 इंसिडेंट रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट यहां से चलने वाली है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है, तो लाइट यहां से चलेगी, तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये है। रिफ्रैक्ट होकर यहां आएगी तो रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये है। बाकी फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो μ2 की जगह मैं लिखूंगा 1, ये इमेज का डिस्टेंस मुझे चाहिए, μ1 की जगह लिखूंगा 3/2। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे पता है, क्या पता है, रेडियस है इसका 10, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये है, डिस्टेंस कहां से लेनी है, पोल से। तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस 4 है और रेडियस 10 है, तो डेफिनेटली ये 6 होगा, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 6, और जब इस डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे तो उधर को जाएंगे आप, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब इधर जाएंगे, और लाइट इधर आ रही है, यानी आप लाइट के अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस, तो यहां पर आएगा -6। फिर μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 मतलब 1 - 3/2 डिवाइडेड बाई r का मतलब 10, और r भी निगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि रेडियस को मेजर करने के लिए भी आप उधर ही जाओगे और लाइट इधर आ रही है, तो माइनस। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यह आएगा 1/v, 1 - 3/2 विल गिव यू -12 डिवाइडेड बाई -10, और ये चीज उधर आके माइनस हो जाएगी, कितनी है ये 3/2 × 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर गया तो माइनस हो गया, इधर भी ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ रहा है 1/20 -3/12, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को ले लेते हैं 60, तो ये आएगा 3 माइनस, यहाँ आएगा 5 × 3 = 15, ठीक। तो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है आपका -60/12, इतना आ रहा है अगर मेरी कैलकुलेशन सही काम कर रही है तो 12 × 5 = 60, -5 सेंटीमीटर आ रहा है इमेज का डिस्टेंस। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की है। तो ये -12, ठीक है, -10, फिर इधर आपका ये इधर आया माइनस में, तो 3 और 2, आई होप मैंने सही किया, आप चेक कर लेना। तो 5 सेंटीमीटर निगेटिव आ रहा है, -5 आ रहा है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 था, ये आ रहा है 5 निगेटिव आ रहा है, पहली बात तो इधर आएगा, माइनस में आ रहा है मतलब इधर होगा, यहां तक 6 है तो 5 यहां कहीं होगा, यहां से यहां तक 6 है तो 5 यहां कहीं होगा। अब मैं रे डायग्राम भी बना देता हूं कि एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सीधा आ जाएगी,
दूसरी लाइट में एक और ले लेता हूँ ये। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। देखो ये डेंसर टू रेयर लाइट जा रही है, ये मीडियम डेंसर है डेफिनेटली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका तो डेंसर है, और इसका कम है तो रेयर है, तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ये, और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा यहाँ से आ रही है, यानी ये इमेज बनेगी। रे डायग्राम भी बन गया। अब ये ध्यान रखना कि पहले कैलकुलेशन फिर रे डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद आपको इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी कि कहाँ बनने वाली है, तो उस हिसाब से आप रे डायग्राम बनाएंगे। हालांकि रे डायग्राम कैलकुलेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रे डायग्राम इंडिपेंडेंटली आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भैया रूल्स फॉलो होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग इमेज बनेगी। ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन पहले कर लेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि इमेज कहाँ बनने वाली है, फिर रे डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं जो आपसे कह रहा था, इसी क्वेश्चन को सब कुछ सेम है, वही स्फेयर, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही सराउंडिंग मीडियम, वही रेडियस, वही ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला, बस देखने वाला उधर चला गया, देखने वाला उधर से देख रहा है। हाँ, एक बात और, हमने कहा था फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस से देख रहा था, 30 से। अब उसको इमेज यहाँ से डिस्टेंस इमेज का कितना है, 5, तो 30 + 5 35 पे दिखेगा इसको। ऑब्जर्वर के लिए इमेज की डिस्टेंस 35 हो जाएगी, क्योंकि 30 पे तो खुद भी है। तो ये जो डिस्टेंस आया था इमेज का, ये पोल से आया था। ऑब्जर्वर के हिसाब से देखूं तो 30 + 5 35 हो जाएगा। तो अब यही काम आप करना कि ये ऑब्जर्वर अगर उधर चला जाए, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ कि अब आप उन लाइट रेज को कंसिडर करेंगे जो इधर जा रही हैं। अब इधर वाली लाइट रेज लेंगे तो सरफेस ये वाली होगी, सरफेस ये होगी तो पोल भी ये होगा, फिर पोल यहाँ से होगा, सारी डिस्टेंसेज यहाँ से दी जाएगी। करके देखिएगा कितना आता है। हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये फिर से एक स्फेयर है, मान लीजिए ग्लास का स्फेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस कितना है 10। लाइट रेज कैसे आ रही है आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, राइट। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये बताओ। अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि लाइट रेज पहले इस सरफेस को हिट कर रही है, तो हम इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन की, तो हमारी ये एक तरह से मान लीजिए फर्स्ट सरफेस कह लेते हैं इसको, क्योंकि लाइट पहले यहाँ हिट कर रही है। तो इसके लिए बात करते हैं, ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस से देखते हैं रिफ्रैक्शन होगा तो फिर लाइट कहाँ जाएगी, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, इमेज का डिस्टेंस मुझे चाहिए। इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इनफाइनाइट, μ2 - μ1 डिवाइडेड बाई r दैट इज 10, और ये प्लस में आएगा क्योंकि जब आप इस सरफेस की बात करोगे तो पोल ये होगा आपका, और पोल से सेंटर की तरफ जाओगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाएंगे, प्लस में आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 1.5/v इक्वल्स टू 0.5/10, यानी v आया आपका 30 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब पहली सरफेस ने इमेज इधर कहीं बनाई होगी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब डिस्टेंस यहाँ से लोगे तो यहाँ से यहाँ तक 10, फिर अनदर 10 20, फिर अनदर 10 30, यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी जो फर्स्ट सरफेस ने बनाई होगी I1। रे डायग्राम बनाओ तो पहली सरफेस ने रिफ्लेक्ट किया होगा ऐसे, और अगर यहाँ दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं होता, फिर से अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तो ये लाइट सीधे ऐसे ही आगे बढ़ती और यहाँ आके कन्वर्ज हो जाती। लेकिन अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना बाकी है, क्योंकि मीडियम बदल रहा है तो फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो अब बात होगी सेकंड सरफेस की, तो ये हमारी सेकंड सरफेस हो गई। अब अगर इस सरफेस की बात हो रही है तो पोल ये हो जाएगा फिर, अब इसको मैं P' लिख देता हूँ, सारी डिस्टेंसेज यहाँ से ली जाएंगी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस।
अब सेकंड सरफेस में क्या चीज़ें बदल गई देखो, एरो हटा दूँ अगर ये वाला तो ऐसा लग रहा है सेकंड सरफेस पे लाइट यहाँ से आ रही है, एक्चुअल में तो लाइट इधर ही से आ रही है, लेकिन एरो हटा दूँ तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है। तो सेकंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ लीजिए, कई जगह यूज होगा। वर्चुअल मीन्स विच इज़ नॉट रियल, रियल ऑब्जेक्ट तो यहाँ है जहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन ने लाइट का डायरेक्शन बदल दिया तो सेकेंड सरफेस पे ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना था 30, जो आपने पहले केस में फाइंड किया था, यहाँ से इसका डिस्टेंस 30 था, जिसमें से इसका डायमीटर 20 है, तो बचा कितना 10 सेंटीमीटर बचा। 30 माइनस डायमीटर 20 तो 10 बचा, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। तो सेकेंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरा जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि सेकेंड सरफेस में इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये है और रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये है, क्योंकि लाइट इंसिडेंट रे यहाँ है, रिफ्रैक्ट होके वहाँ जाने वाली है, तो ये हो जाएगा μ1 और वो हो जाएगा μ2, उल्टा हो गया। तो रखिए, तो μ2 की जगह आएगा 1, v हमें चाहिए, μ1 की जगह 1.5 डिवाइडेड बाई u हो जाएगा 10, जो कि डेफिनेटली प्लस में आएगा, क्योंकि जब आप इसका डिस्टेंस मेजर करने इधर को जाओगे तो डायरेक्शन ऑफ लाइट पे जाओगे तो प्लस में आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि r के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। तो जब इधर आओगे तो डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट जाओगे तो माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 1, यहाँ पर आएगा 0.5 इंटू 10, इसकी बात कर रहा हूँ, 0.5 अपॉन 10, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1.5 अपॉन 10, जो कि फाइनली आपको देगा v इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर प्लस में। तो प्लस 5 आ रहा है, तो प्लस 5 यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो 5 यहाँ आ रहा होगा, तो ये फाइनल इमेज बन रही है, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही होगी। ये हो गई आपकी फाइनल इमेज की पोजीशन, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो इस स्फीयर का ये फोकस भी हो गया, क्योंकि देखो पैरेलल लाइट को ये यहाँ कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इसका फोकस भी हो गया, जो कि इसके रेडियस का आधा आ रहा है, r/2 आ रहा है। ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों सरफेस काउंट हो रही है, देखिए। तो और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, ये हेमीस्फीयर है, आज जैसा आप देख रहे हैं इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इस हेमीस्फीयर का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और इस ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है, तो आपको बताना है कि इसको कहाँ दिखेगा, ये बताना है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो है प्लेन सरफेस, तो यहाँ तो लगेगा प्लेन सरफेस वाला कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस, वो लगेगा। और फिर स्फेरिकल सरफेस है, तो दो कंसेप्ट लगेंगे। स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और प्लेन सरफेस के लिए हमने क्या पढ़ा है, प्लेन सरफेस के लिए हमने पढ़ा है μr अपॉन μi। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ये सब पुराने कंसेप्ट हैं। ये प्लेन सरफेस के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला है μr, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ओ सॉरी रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, μr, r फॉर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, इंसिडेंट रे वाला मीडियम, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, सब डिस्कस किया है डिटेल में, अब मैं बार बार नहीं बताने वाला। पिछला वीडियो देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। एनीवे, सो दिस इज फॉर द प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के लिए ये लगने वाला है, और स्फेरिकल सरफेस के लिए तो वो है। तो जब यहाँ से लाइट चलेगी तो पहले प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, फिर स्फेरिकल सरफेस से होगा। तो पहले देखते हैं प्लेन सरफेस अपना क्या काम करेगी। तो जब लाइट यहाँ से चलेगी तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये हो जाएगा, यानी ये, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आने वाली है, तो रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये होगा, यानी 3/2। तो μr की जगह आएगा 3/2, इंसिडेंट रे वाला मीडियम 1, अपरेंट डेप्थ आपको चाहिए, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 20, तो अपरेंट डेप्थ आएगी 30 सेंटीमीटर। समझ गए? होगा क्या,
कि लाइट अगर यहाँ से मान लीजिए आती है, ये यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो ये नॉर्मल, लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाएगी, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बनेगी और ये डिस्टेंस कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर की आई में तो ये लाइट आने वाली है और ये लाइट ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस 30 हो गई, प्लस 10 तो होगी अभी, क्योंकि ये तो यहाँ से देख रहा है तो ये 10 भी ऐड होगी। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया प्लेन सरफेस का काम। अब देखते हैं स्फेरिकल सरफेस क्या काम करेगी ये। अब जब स्फेरिकल सरफेस की बात करोगे तो डिस्टेंसेस पोल से लोगे सारी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, स्फेरिकल सरफेस में ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्ट हो गए यहाँ आने वाली है, तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये और रिफ्रैक्टेड रे वाला ये, यानी μ2 की जगह 1 आएगा, μ1 की जगह ये आएगा। तो रखते हैं, तो μ2 की जगह 1, v आपको चाहिए माइनस, μ1 की जगह 3/2, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 और ये माइनस में आएगा। क्यों आएगा, लाइट इधर आ रही है और स्फेरिकल सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करोगे तो इधर जाओगे, लाइट इधर आ रही है तो माइनस, इसलिए माइनस आया। फिर क्या है, μ2 माइनस μ1, तो 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई r, r मतलब रेडियस 10, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि इसको भी इधर ही को देखोगे आप, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, अगर आप सॉल्व करोगे तो v इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से आएगा आपका -½ डिवाइडेड बाई -10, फिर ये उधर आके माइनस हो जाएगा तो 3/80, यानी ये आ रहा है 1/20 माइनस 3/80। एलसीएम अगर आप लोगे 80 तो ये होगा 4 माइनस 3, यानी v आपका +80 आ रहा है, +80 सेंटीमीटर, प्लस में आ रहा है मतलब और पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। तो ऑब्जर्वर को 80 सेंटीमीटर पे दिखेगा यहाँ से इस डिस्टेंस को काउंट नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, एक एयर बबल है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस एयर बबल का रेडियस 2 मिलीमीटर है और ये एयर बबल एक वाटर में है, तो डेफिनेटली एयर बबल जो होगा वो किसी लिक्विड में होगा। तो एयर बबल इन वाटर की बात हो रही है, यानी सराउंडिंग मीडियम वाटर है और इस वाटर में एक एयर बबल है जिसका रेडियस 2 mm है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वाटर का कितना दे रखा है 4/3। पैरेलल लाइट आ रही है, ये भी दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, कौन सी इमेज, फाउंड बाय द फर्स्ट सरफेस, फाउंड बाय बोथ द सरफेसेस। पहली सरफेस जो इमेज बनाएगी वो बताओ कहाँ बनेगी, और दोनों सरफेसेस जो बनाएंगी मिलके वो कहाँ बनेगी ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। सो लेट अस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट सरफेस, फॉर द फर्स्ट सरफेस। अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी आई होप। पहली सरफेस डेफिनेटली यही होगी, ठीक है। तो इसका पोल ये होगा, ये पहली सरफेस का पोल हो गया। इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये, और रिफ्रैक्ट होके लाइट यहां जाने वाली है तो इसका मीडियम ये, μ2 μ1 पता चल गया, ये μ1 हो गया वो μ2 हो गया, ठीक। रेडियस दे रखा है और u कितना है, इनफाइनाइट, क्योंकि पैरेलल लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो रख देते हैं वैल्यू। तो μ2 की जगह 1, इमेज का डिस्टेंस आपको चाहिए, μ1 की जगह 4/3, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक है। μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई r, दैट इज 2 mm, और ये 2 mm प्लस में आएगा, ये है 2 mm रेडियस, ये प्लस में आएगा क्योंकि लाइट इधर जा रही है और ये आर भी इधर ही लेने वाले हो आप, तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 हो गया, तो 1/v इक्वल्स टू आया आपका -1/6, सॉल्व कर सकते हैं, तो v आ गया -6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब इधर आ रहा है,
प्लस माइनस देखिए साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। तो माइनस में आ रहा है मतलब इधर बन रही होगी इमेज जो पहली सरफेस। अब हो क्या रहा होगा कि यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ, ये सेंटर है तो नॉर्मल बनेगा ऐसे, यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ तो नॉर्मल बनेगा ऐसे। अब ये लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यहाँ भी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और इसको जब पीछे आप एक्सटेंड करेंगे ऐसे, क्योंकि इधर तो ये डाइवर्ज हो रही है तो इधर तो मीट करेंगी नहीं, लेकिन यहाँ से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको लगेगा यहाँ से आएगी, यानी फर्स्ट सरफेस की इमेज तो यहाँ बन रही होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी 6 mm। ये तो हो गया फर्स्ट सरफेस की बात। अब सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस पे लाइट आ गई देखो यहाँ पर, और सेकेंड सरफेस की बात होगी तो पोल ये हो जाएगा फिर ये सेकेंड सरफेस के लिए। और सेकेंड सरफेस में अब आप जानते हैं सेकेंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्ट होकर उधर जाने वाली है, तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम हो जाएगा ये और रिफ्रैक्टेड रे वाला हो जाएगा ये, यानी μ2 की जगह 4/3 और μ1 की जगह 1। अब बचा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि सेकेंड सरफेस पे तो लग रहा है लाइट यहाँ से आ रही है, तो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। अब सेकेंड सरफेस का डिस्टेंस आप यहाँ से लोगे P2 से, ठीक, और ये 6 मिलीमीटर तो यहाँ से था, तो इसमें 4 mm और ऐड हो जाएगा। देखो इसका रेडियस 2 mm है तो डायमीटर कितना हो गया 4, तो यहाँ से यहाँ तक 4 mm और 6 mm और, तो 10 mm हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर द सेकेंड सरफेस। रख देते हैं वैल्यू, तो μ2 की जगह आया आपका 4/3 डिवाइडेड बाई v आपको चाहिए, μ1 हो गया आपका 1, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया आपका 10 mm और ये डेफिनेटली माइनस में आएगा क्योंकि लाइट इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर को आप माइनस में लिखेंगे, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 यानी 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r दैट इज 2 mm। रेडियस जो होगा वो माइनस में आएगा क्योंकि लाइट उधर जा रही है और r इधर, तो माइनस में, तो ये माइनस हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3v इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा 1/3 और ये आ गया 1/6 नेगेटिव, ये चीज, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कमिंग आउट, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, आई होप मैंने ये सही किया है, 4/3 तो ये आएगा 1/3 प्लस में और 6, हाँ सही है। तो एलसीएम आपका 60 ले लेते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा कितना -10 और -6, तो ये आ रहा है 60/16 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा 3.16 3 जा 48, 12 का मतलब 120, 7 टाइम्स 3.7 सेंटीमीटर नेगेटिव आ रहा है। माइनस में आ रहा है 3.7, माइनस में आ रहा है का मतलब इधर कहीं, इस तरफ कहीं। आई थिंक मेरी कैलकुलेशन शायद सही होगी, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, ये 4/3 भी था, आई एम सॉरी, 4/3 भी था, तो इसको भी तो लेना पड़ेगा। तो अभी तो हमने सिर्फ इसी को सॉल्व किया है, तो ये कितना आया हमारा 60 नीचे, और ऊपर कितना आया था 10 और 6 -16, फिर ये 4/3 भी आएगा और ये आएगा यहाँ से 1/v आ रहा है, ठीक है। तो ये 4/3 इधर आ गया, तो 4/3, ठीक है। 3 से ये 20 हो गया और 4 से ये 4 हो गया, 4 से ये 5 हो गया, तो v इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर आ रहा है, इतना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो माइनस, अब लाइट उधर जा रही है, तो यानी इधर वाली डिस्टेंस प्लस में तो इधर वाली माइनस में, यानी यहाँ से इस तरफ -5 यहाँ से ले रहा हूँ ना डिस्टेंस, क्योंकि इस सरफेस की बात हो रही है तो सारी डिस्टेंस यहाँ से लोगे, तो यहाँ से 5 में से ये 4 हो गया, देखो डायमीटर, तो 5 कहीं यहाँ आ रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 और 2 4 और 1 5,
यहाँ कहीं आ रहा होगा। अब डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो अब आप देखो डायग्राम कैसे बन रहा होगा सिस्टमेटिकली। यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल है, देखो इस पॉइंट के लिए, फिर इस पॉइंट के लिए ये नॉर्मल है। अब ये लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी ये। और इनको अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे ये, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही लाइट आपकी, तो ये बनेगी आपकी फाइनल इमेज। तो आपसे कह रहे थे कि पहली वाली सरफेस ने जो इमेज बनाई वो बताओ, तो वो ये है, और दोनों सरफेस मिलके जो बना रही है वो ये है, और ये आपकी कैलकुलेशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अब थोड़ा बात करते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। अभी तक हमने जितने केसेस डिस्कस किए उसमें सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चले आओ। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में तो मैग्निफिकेशन की बात हम नहीं करते, लेकिन अब ये फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी हाइट मान लीजिए h है, तो जो इसकी इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी, या कितना वो मैग्नीफाई होगी, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, ये बात हो रही है लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये स्फेरिकल सरफेस है, तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस इसीलिए लिखा है। इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इधर वाले का μ1, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्या साइज होगा उसका, उसके लिए हम एक रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल लेटरल मैग्निफिकेशन। तो रे डायग्राम बनाते हैं। तो मैं एक रे यहाँ से ले लेता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। इस पॉइंट पे यही नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है स्फेरिकल सरफेस में। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाऊंगा तो यही नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब मान लीजिए μ2 की वैल्यू μ1 से ज़्यादा है, यानी ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इधर डेंसर इधर रेयर है तो लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट आपकी जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा सा रे डायग्राम, ये देखिए ये टूवर्ड द नॉर्मल जा रही है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक रे हो गई, एक रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ही ले लेता हूं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट तो सीधा जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब नॉर्मल के अलोंग जा रही है, और नॉर्मल के अलोंग जा रही है मतलब आई कितना, 0, आई 0 तो आर भी 0, इतना तो पता ही है ना। रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में अगर ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अलोंग लाइट आ रही है, मतलब आई कितना है 0, तो आई 0 तो फिर आर भी कितना 0। तो अब स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ तो सी से ही पास होगा। तो यहाँ से अगर एक लाइट में सी के डायरेक्शन में लेता हूँ ये, तो इसका मतलब ये लाइट नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो ये सीधा निकलेगी। ये देखिए, तो ये बनी इमेज, ये है इमेज। अब अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये कितना आर, इस पॉइंट के लिए ये नॉर्मल है। ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है, तो नॉर्मल यही हो गया, यानी नॉर्मल के अलोंग ही जा रही है, तो सीधा ही निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बनी इमेज, इसकी हाइट कितनी, h डैश, बस बन गया काम। फिर वही बात, μ1 साइन आई अभी पहले भी किया था, इक्वल्स टू μ2 साइन आर, याद है। और अगर ये दोनों एंगल स्मॉल है तो क्या होगा, μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर। अब बचा आई और आर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u लिख लेते हैं और इमेज का डिस्टेंस v लिख लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर, क्योंकि i और r दोनों बहुत स्मॉल एंगल हैं, तो हमने साइन i को i लिख लिया, साइन r को r लिख लिया। अब बचा i और r। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, इस ट्राइंगल से अगर मैं tan i लेता हूँ, तो tan i कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन माइनस यू, ठीक है। और ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल से अगर मैं tan r लेता हूँ तो कितना आएगा, h डैश अपॉन v,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए परपेंडिकुलर यानी एच डैश, बेस मतलब वी, ये आएगा tan r। अब फिर वही बात, आई और आर स्मॉल एंगल है तो ये कितना हो जाएगा आई और ये कितना हो जाएगा आर, क्योंकि tan थीटा को भी हम थीटा लिखते हैं जब एंगल स्मॉल होता है, साइन थीटा को भी थीटा लिखते हैं और tan थीटा को भी थीटा लिखते हैं, व्हेन एंगल इज स्मॉल कॉस थीटा को 1 लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो रिप्लेस कर दीजिए तो क्या होगा, μ1 आई की जगह h अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू μ2 आर की जगह h अपॉन वी। ठीक है, ये आया इनफैक्ट h डैश। अब h डैश के साथ माइनस आएगा क्योंकि ये v तो प्लस में आएगा h पर द साइन कन्वेंशन, लेकिन ये माइनस में आएगा, यहाँ पे ये प्लस में आएगा लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आपके पास आया h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू वी अपॉन यू। और ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन का जनरल फार्मूला है, इतना आ रहा है μ1 अपॉन μ2 इंटू वी अपॉन यू, वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन, इसको नोट करिए। फिर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी देखते हैं, राइट। सो लेट्स सी, इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए आप फाइंड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है x, और इसकी इमेज बन रही है, इसका डिस्टेंस कितना है y। हालांकि हम u और v लेते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे समझ में आएगा आपको, तो x और y ले लेते हैं। ठीक है, इधर वाला मीडियम μ2 और इधर वाला μ1, राइट। और इस ऑब्जेक्ट का साइज को हम dx लिख रहे हैं और इमेज के साइज को हम dy लिख रहे हैं। ठीक है, हमको चाहिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब dy बाई dx, dy मतलब लेंथ ऑफ इमेज एंड dx मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ वर्ड यूज कर रहा हूँ, इससे पहले जब हम लेटरल मैग्निफिकेशन कर रहे थे तो हाइट की बात हुई थी, यहाँ लेंथ की हो रही है। मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा था, लॉन्गिट्यूडनल में ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है, ये ध्यान रखिए। तो इमेज भी डेफिनेटली ऐसी ही बन रही होगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ dx, उसकी अगर dy है तो हमें dy बाई dx चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें, ये लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज, और डिस्टेंसेज y और x है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था क्या था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये था। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते, तो μ2 अपॉन v मतलब इमेज का डिस्टेंस कितना है y, माइनस μ1 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है x, नेगेटिव, इधर माइनस आएगा, फिर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अच्छा, रे डायग्राम की बात करें तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, ये इसका रेडियस हो गया r, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में और वो प्लस में। तो यहाँ से लाइट रे जैसे स्टार्ट हुई होगी, एक लाइट ये ले लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो ये नॉर्मल सेंटर से पास होगा, रिफ्रैक्ट होकर लाइट ये आई मान लीजिए। ठीक है, आपको चाहिए dy बाई dx, तो आप इसको, अब ये कितना आ रहा है रिजल्ट आपका, ये आ रहा है μ2 अपॉन y माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये आ रहा है, सॉरी दिस इज x और माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, dy बाई dx, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो μ2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, ठीक है, साथ में dy आएगा, प्लस μ1 एज इट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में dx आएगा, और राइट हैंड साइड में ये सब कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx जो आपको चाहिए था वो कितना आएगा, तो dy बाई dx आपको मिलेगा
μ1/μ2, ठीक है, इंटू y²/x² नेगेटिव, ये आ रहा है। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है ये कितना आ रहा है, -μ1/μ2 इंटू y²/x², इतना आ रहा है ये। और माइनस साइन कह रहा है कि लेट इन्वर्जन है। देखो ऑब्जेक्ट ये रखा था आपका, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे, तो इन्वर्जन है इसलिए माइनस आ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, देखेंगे इनके भी यूजेस, ठीक है, आप इसको नोट करिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल होगा आपके लिए। स्फेरिकल सरफेस आज हमने डिस्कस किया, अब इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियोज आप देखते रहिए, सारे वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कहूँ, ठीक है। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।